हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आकृति गुप्ता। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी ड्यू टू द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ओव्यूलेशन इज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ड्यू टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल रिलीज ऑफ ओवम। ओव्यूलेशन जो है, हमें ये पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो नॉर्मली जो है वो 21 से 35 डेज के ड्यूरेशन की होती है। तो ऑन एन एवरेज हम यदि 28 डेज की साइकिल माने तो जो 14 डेज है, 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है। अब यदि ये 28 डेज की साइकिल है, कुछ फीमेल्स में ऑल्टर्ड होती है, यदि 21 डेज से कम होता है या 35 डेज से ज़्यादा होता है, तो ये जो ये वाला पीरियड है, लेटर पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये फिक्स होता है। तो जैसे कि हम ओवरी ग्रेफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट के टाइम पे हमने देखा कि जो इनिशियल पार्ट होता है उसको, उसमें ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज। और जो लेटर पार्ट होता है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम प्रोमिनेंट होता है, तो हम उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज। तो ये जो ल्यूटियल फेज वाला पार्ट होता है, ल्यूटियल फेज जो होता है वो 14 डेज प्रायर टू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। ये वाला पार्ट जो है वो फिक्स्ड होता है यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल अल्टर होती है तो। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ओव्यूलेशन, कैसे ये रप्चर होता है ग्रेफियन फॉलिकल, कैसे ओवम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन की मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म ऑफ ओव्यूलेशन, तो हमें पता है कि हम ये ग्रेफियन का ये ओवरी है। ओवरी में क्या है कि कुछ ग्रेफियन फॉलिकल्स जो हैं वो एनलार्ज होने लगते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसीड होती है, ग्रेफियन फॉलिकल्स का एनलार्जमेंट होता है। यहाँ पे हमको पता है इसका स्ट्रक्चर में कि oocyte है, उसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा होती है और ग्रेनुलोसा की कवरिंग होती है। इन बिटवीन द टू ग्रेनु कुछ जो ग्रेनुलोसा सेल्स पेरिफेरी में प्रोलिफरेट होकर पेरिफेरी में जाती हैं और इनसाइड होती है। तो ये oocyte चारों तरफ उसके जोना पेलुसिडा, फिर ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग, और फिर कुछ पेरीफेरी में अरेंज हो जाती हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। तो इनके बीच में जो होता है वो है एंट्रम। तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये में क्या होता है, ईस्ट्रोजन का रिलीज होता है। इनिशियली जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होता है, इसके इन्फ्लुएंस में ये ग्राफियन फॉलिकल का एनलार्जमेंट होता है, और इस ग्राफियन फॉलिकल से, इन जो ग्राफियन फॉलिकल से उनसे ईस्ट्रोजन का रिलीज होता है। तो नॉर्मली जो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन कंसंट्रेशन होता है वो एलएच को क्या है कि निगेटिव फीडबैक इफेक्ट डालता है। ईस्ट्रोजन कंसंट्रेशन माइल्ड टू मॉडरेट होगा, नॉर्मल होगा, तो वो ईस्ट्रोजन को नेगेटिव फीडबैक डालेगा, तो ईस्ट्रोजन कम होगा। लेकिन जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन, यहाँ पे जो हमने ओव्यूलेशन देखा उसके थोड़े समय पहले जो है वो फॉलिकुलर फेज के लेटर पार्ट में ईस्ट्रोजन की पीक कंसंट्रेशन होती है। यदि हम यहाँ पे देखें, यदि ये 14 डेज ऑफ ओव्यूलेशन है तो इसके धीरे धीरे माइल्ड टू मॉडरेट कंसंट्रेशन होता है। जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन यहाँ पे ईस्ट्रोजन इंक्रीज होने लगता है। लेटर पार्ट ऑफ द ल्यूटियल फेज, मिड ल्यूटियल साइकिल में भी इसकी सेकेंड पीक कंसंट्रेशन आती है। तो ये जो है वो ईस्ट्रोजन का है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे एलएच इंक्रीज होता है। ये एलएच का है, ये ईस्ट्रोजन का है। तो ईस्ट्रोजन यदि हायर कंसंट्रेशन में होगा जब इसकी पीक होगी, जब लेटर पार्ट ऑफ द फॉलिकुलर फेज की हम बात करें, लेटर पार्ट ऑफ फॉलिकुलर फेज, इसमें क्या होता है, जब पीक होता है ईस्ट्रोजन का, तो ये क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट डालेगा।
LH पे, तो इसकी वजह से क्या होगा, LH सर्ज, LH सर्च होगा। तो ये यदि हम ऑनसेट ऑफ ईस्ट्रोजन से बात करें तो 36 आवर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ ईस्ट्रोजन की जो पीक हो रही है ना, 36 आवर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ ईस्ट्रोजन पीक LH सर्ज होता है, या फिर 10 आवर्स आफ्टर पीक, ये जो जो ऑनसेट हुआ था एस्ट्रोजन पीक का, उससे 36 आवर्स के बाद ये जो ड्यूरेशन है 36, या हम एस्ट्रोजन की पीक से बात करें तो 10 आवर्स आफ्टर पीक ऑफ एस्ट्रोजन LH सर्ज होता है। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ ओव्यूलेशन, कैसे LH सर्ज होगा, और LH सर्ज जो है फिर ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा, रप्चर करेगा ग्रेफियन फॉलिकल। तो इसके स्टेप्स क्या होती हैं, हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ ओव्यूलेशन। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे हमने बात करी कि LH सर्ज रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए, तो जो LH सर्ज होता है इसकी वजह से ओवेरियन फॉलिकल में कुछ बायोकेमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो कुछ केमिकल्स रिलीज करवाता है ये LH, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, साइक्लिन D2, CEBP, ये सब्सटेंस हैं जो कि कुछ ग्रेफिन फॉलिकल में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होता है। ब्रैडिकाइनिन है। इसके अलावा जो LH सर्ज है ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, है। इसको इसका सिंथेसिस कराता है फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल। अब हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, साइक्लिन D2, CEBP और प्रेडिकाइनिन। जो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये क्या कराते हैं, ये जो हमने यहाँ पर देखा था कि जो ओवरी है यहाँ से यूट्रस के थ्रू कुछ यहाँ पे ओवेरियन वेसल्स होती हैं, है ना। तो इनमें क्या है, ओवेरियन ब्लड फ्लो इंक्रीज करा देते हैं। ब्रैडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइक्लिन D2 केमिकल्स हैं, ये ओवेरियन ब्लड फ्लो इंक्रीज करा देंगे। ओवेरियन ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ये जो ओवरी है उसमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी, तो उसमें जो एंट्रल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज एंट्रल प्रेशर, इंट्रा ओवेरियन फॉलिकल जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ग्रेनुलोसा सेल्स में भी प्रेशर पड़ेगा, उसकी जो ग्रेनुलोसा सेल्स और थिका एंटेना के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाएगी, और इंटरनल प्रेशर बढ़ने से ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं वो रप्चर हो जाएंगी। तो ये जो एक ग्रेफियन फॉलिकल है यहाँ पर है, इसमें ये वाली सेल्स में रप्चर हो जाएगा और यहाँ भी रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवम रिलीज होगा और ओव्यूलेशन होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एंट्रल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और ओवेरियन ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से प्रोटियोलिसिस ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स हो रही है, और कुछ एंजाइम्स भी प्रोटियोलिसिस वाले सिंथेसाइज होंगे। एंट्रल प्रेशर बढ़ने से जो है वो ग्रेफियन फॉलिकल का रप्चर हो जाएगा। रिलीज ऑफ ओवम। इसके अलावा जो हमने बात करी कि जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है उससे ग्रेफियन फॉलिकल से प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिलीज होता है, इसका क्या रोल है। तो ये जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है जो LH सर्ज की वजह से रिलीज हो रहा है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये ग्रेनुलोसा सेल से सिंथेसाइज होता है। इन्फ्लुएंस में, LH की इन्फ्लुएंस में ये
एज नेम सजेस्ट प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में। और ये जो प्लाज्मिन है ये अगेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम का सिंथेसिस कराएगा। ग्राफिन फॉलिकल में या ग्रेनुलोसा सेल से सिंथेसिस होगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम का। दूसरा प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सिंथेसाइज होंगे ग्राफिन फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल से। दूसरा ये कोलेजनेज एंजाइम जो होता है इसके सिंथेसिस को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि अगेन ग्रेनुलोसा सेल्स में जो कोलेजन है उसका डिस्ट्रक्शन होगा और इनकी वजह से क्या होगा, अगेन रप्चर ऑफ फॉलिकल, रिलीज ऑफ ओव्यूलेशन। तो ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है जो कि एलएस सर्ज की वजह से ही होता है। ये these all the things occur for ovulation. These are the mechanism of ovulation or the steps of follicle rupture. अब हम बात करते हैं कि what are the indicators of ovulation. Indicators of ovulation. तो यहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें इंडिकेटर्स ऑफ ओव्यूलेशन की क्या नीड है, हमें क्यों देखना है ओव्यूलेशन। तो कुछ जो फीमेल्स होती हैं जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, वो इनफर्टिलिटी की कंप्लेन से रिपोर्ट करती हैं, तो उनके केसेस में हमको ओव्यूलेशन को ट्रेस करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि हम वो पीरियड आइडेंटिफाई कर लें कि किस पीरियड में ओव्यूलेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। पर्टिकुलरली उस टाइम पे कंसीव करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है ओव्यूलेशन के टाइम पर। तो हम यदि वो पीरियड को ट्रेस करने के लिए एडवाइस करें उनको, उस पीरियड को ट्रेस कर लें, तो टाइम पे वो इंटरकोर्स करके कंसीव करना जो है वो प्रोबेबिलिटी उनकी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए हम उनको कहते हैं नंबर वन बेसल बॉडी टेम्परेचर। तो हम उनको बेसल बॉडी टेम्परेचर को ट्रेस करने के लिए कहते हैं। उन फीमेल्स को हम कहते हैं कि वो कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी जो है डे 1 से वो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करें। तो क्या होता है कि जब भी फीमेल अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग में जब वो बेड से उठती है, तो बिफोर जब वो बेड से उठ रही है उसके पहले उसको क्या करना है, अपना ओरल टेम्परेचर जो है वो मेज़र करना है विदाउट टेकिंग एनी ड्रिंक और विदाउट वॉशिंग हर माउथ। उसको बॉडी टेम्परेचर देखना है। तो जो ओवुलेशन के टाइम पर उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डेली वो मेज़र करेगी, उसमें ओवुलेशन के टाइम पे उसका 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इनहेंस मिलेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पे जब प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है उसका, तो वो बॉडी टेम्परेचर को रेज कर देता है। दूसरा है एक मिटलमर्स। मिटलस्मर्स क्या है? जब हम जानते हैं कि जब ग्रेफियन फॉलिकल एनलार्ज होते हैं और ओवुलेशन के टाइम पर रप्चर होता है, उसके बाद ओवम रिलीज होता है, उसी टाइम पे वो जो oocyte निकलने के बाद बचा हुआ कॉर्पस होता है, उसमें ब्लड फिल्ड हो जाता है। ये जो है इसमें ओवम रिलीज हो गया, ये ग्रेफियन फॉलिकल है, उसमें ओवम रिलीज होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड फिल्ड हो जाता है, और कुछ ब्लड जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में भी जाता है, रिलीज होता है, जिसकी वजह से पेरिटोनियल इरिटेशन होता है, उसको मिड साइकिल पेन होगा। मिड साइकिल पेन होता है या फ्लीटिंग एब्डोमिनल पेन होता है। फ्लीटिंग एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन करती है। फ्लीटिंग में शॉर्ट टाइम के लिए एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, इसको कहते हैं मिटल स्मर्स। तीसरा है वेजाइनल ब्लीडिंग या वेजाइनल डिस्चार्ज या स्पॉटिंग होगी, थोड़ी समय के लिए वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। तो यदि ये तीनों चीज़ें हो रही हैं, उसका ओवल बेसल बॉडी टेम्परेचर उसने ट्रेस किया फीमेल ने, तो उसका बेसल बॉडी टेम्परेचर रेज है, कुछ समय के लिए उसको फ्लीटिंग एब्डोमिनल पेन मिल रहा है, मिड साइकिल पेन मिल रहा है,
कुछ स्पॉटिंग मिल रही है, वेजाइनल डिस्चार्ज मिल रहा है, यदि ये तीनों ही कंडीशन वो फीमेल ट्रेस कर पा रही है, ये तीनों ही चीज़ें एक साथ एक ही समय पे उसको मिल पा रही हैं, तो हम इसको कहते हैं ओव्यूलेशन कैस्केड। ओव्यूलेशन कैस्केड जो कि कंफर्म करते हैं कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट है सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस की हम थिकनिंग देख सकते हैं। हमें पता है कि ईस्ट्रोजन जो है वो सर्वाइकल म्यूकस को थिन और वाटरी बनाता है, थिन और वाटरी बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म जो है कैन इजीली पास इनटू द यूट्रस। तो ये थिन और वाटरी बनाता है, अबंडेंट बनाता है सर्वाइकल म्यूकस को, अल्कलाइन बनाता है। और जहाँ तक हम प्रोजेस्ट्रॉन की बात करें तो सर्वाइकल म्यूकस जो है वो थिक और विसिड होता है। और जो ईस्ट्रोजन है वो इसको इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। तो यदि हम 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें यदि हम 14 डेज, तो ईस्ट्रोजन पे क्या हो, ईस्ट्रोजन क्या करेगा, म्यूकस को थिन बनाएगा, और 14 डेज पे जब ओवुलेशन होगा तो इसकी इलास्टिसिटी जो है वो थिनेस्ट होगी, इलास्टिक मतलब उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिनेस्ट होगी, इलास्टिसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, स्ट्रेचेबिलिटी जो होगी इसकी मैक्सिमम होगी। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें यदि एक स्लाइड ले रहे हैं और स्लाइड में हमने यहाँ पे एक सर्वाइकल म्यूकस की एक ड्रॉप रखी, और दूसरी स्लाइड से हम इसको स्मीयर प्रिपेयर कर रहे हैं दूसरी साइड, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ईस्ट्रोजन की इन्फ्लुएंस में हमको यहाँ पे इस तरीके से फन लाइक पैटर्न मिलता है ना, इसको हम कहते हैं फन लाइक पैटर्न मिलता है, इसको बोलते हैं फन टेस्ट। फन टेस्ट पॉजिटिव मिलता है बिफोर, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, लेकिन यदि हम बात करें प्रोजेस्ट्रॉन में या जब ओव्यूलेशन हो गया है तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन्स मिलेंगी, कोई फन पैटर्न नहीं मिलेगा, नो फन टेस्ट पॉजिटिव, फन टेस्ट नेगेटिव, नो फन। ऐसे हम यदि इलास्टिसिटी की बात करें तो मैक्सिमम इलास्टिसिटी होती है 14 डेज में ओवुलेशन के टाइम पे। तो ये जो हम क्या करते हैं सर, इसके लिए इस टेस्ट को, एक तो फन टेस्ट हो गया, दूसरा जो है स्पिन बार्केट टेस्ट, एक हो गया फन टेस्ट, दूसरा है, नाम दिया गया है स्पिन बार्केट। स्पिन बार्केट है जब हम सर्वाइकल म्यूकस की एक ड्रॉप लेते हैं और उसको हम इस तरीके से दोनों फिंगर्स के बीच में रह के इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें स्ट्रेच होता है। और जो ओव्यूलेशन के टाइम पे इसमें मैक्सिमम स्ट्रेच होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर का स्ट्रेच होता है, जिसको हम कहते हैं स्पिन बार्केट। और स्पिन बार्केट टेस्ट पॉजिटिव आएगा बिफोर ओव्यूलेशन, और जो मैक्सिमम होगा 10 सेंटीमीटर वो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन होगा। लेकिन यदि प्रोजेस्ट्रॉन के हैं तो इसमें कोई आफ्टर ओव्यूलेशन या यदि हमें स्पिन बार्केट टेस्ट नेगेटिव मिल रहा है, कोई फर्न नहीं मिल रहा है, मतलब ओव्यूलेशन इज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो पॉजिटिव फर्न टेस्ट एंड पॉजिटिव स्पिन बार्केट टेस्ट इज सजेस्टिंग ऑफ बिफोर ओव्यूलेशन इज ड्यू टू ईस्ट्रोजन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ टेस्ट। फिफ्थ टेस्ट है इसके बाद हमने सर्वाइकल म्यूकस देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं सोनोग्राफी। हम ऐसी फीमेल्स जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेकर आती हैं, हम उनको कहते हैं कि आप रूटीनली अल्टरनेट डेज पे अपना सोनोग्राफी कराएं। तो सोनोग्राफी में क्या होता है कि जो ओवरी है, इनका ओवेरियन फॉलिकल, जो भी ओवेरियन फॉलिकल जो है वो ज़्यादा ग्रोथ ले रहा होगा, हम उस ग्राफियन फॉलिकल को ट्रेस कर सकते हैं, उनका साइज देख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम 25 मिलीमीटर का साइज जब कोई एक पर्टिकुलर ग्राफियन फॉलिकल ले लेता है, इसका मतलब होता है कि अब ओव्यूलेशन होने वाला है।
इसको हम ओव्यूलेशन को हम ट्रेस करके उस पीरियड में उसको हम इंटरकोर्स करने कहेंगे और उससे कंसीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम पूरी कंप्लीट साइकिल में उसको हम सोनोग्राफी कराने बोलेंगे। और जब ग्रेफियन फॉलिकल का साइज एक पर्टिकुलरली ग्रेफियन फॉलिकल जो ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है सराउंडिंग ग्रेफियन फॉलिकल से, जब उसका साइज 25 मिलीमीटर के अराउंड हो जाता है, इट मीन्स ओव्यूलेशन इज गोइंग टू हैपन। तो हम सोनोग्राफी करने के लिए कहेंगे। एक इसके अलावा नॉन इन्वेसिव टेस्ट है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में ये इन्वेसिव टेस्ट है, लेकिन कुछ केसेस में यदि हम लेप्रोस्कोपी प्लान कर रहे हैं तो हम उस टाइम पे भी उसमें ओवुलेशन देख सकते हैं। इसमें हमको ओवम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में हमको कहीं ट्रेस कर सकते हैं हम उसको। इसके अलावा हम प्लाज्मा एलएच लेवल कंसंट्रेशन देख सकते हैं। हमको पता है कि एलएच सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ओवुलेशन, तो हम प्लाज्मा में एलएच कंसंट्रेशन देख सकते हैं। हमको पता है कि ये 14 डेज है, इसमें पहली ईस्ट्रोजन की पीक आएगी और उस फिर मिड साइकिल पे दूसरी पीक आएगी, और जब ईस्ट्रोजन की पहली पीक आएगी उसके कुछ 36 आवर्स के बाद एलएच की पीक आएगी। ये एलएच है, ये ईस्ट्रोजन की पीक। तो हम प्लाज्मा में एलएच का कंसंट्रेशन देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि ओवुलेशन होने वाला है। इसके लिए कुछ आजकल ओवुलेशन किट भी मार्केट में आने लगी हैं जो कि प्लाज्मा के एलएच कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करके ओवुलेशन को सजेस्ट करती हैं। तो प्लाज्मा में एलएच कंसंट्रेशन हम देख सकते हैं, लेप्रोस्कोपी से देख सकते हैं, एंडोमेट्रियम की बायोप्सी कर सकते हैं, तो हमको सिक्रीटरी पैटर्न मिलेगा। तो दीज आर दी इंडिकेटर्स ऑफ ओवुलेशन। सबसे पहले हमने देखा कि बेसल बॉडी टेम्परेचर हम देख के ओवुलेशन का पता लगा सकते हैं। दूसरा, हम मिड साइकिल में फ्लीटिंग एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज जो है ना, स्पॉटिंग हो रही है, तीनों ही यदि सिम्टम्स हैं तो हम उसको ओवुलेशन कैस्केड कहते हैं। यदि सर्वाइकल म्यूकस में फर्न पैटर्न मिल रहा है और स्पिन बार्की टेस्ट पॉजिटिव मिल रहा है तो ओवुलेशन होने वाला है। यदि कोई फर्न और पॉजिटिव नहीं मिल रहा है और स्पिन बार्की टेस्ट नहीं मिल रहा है मतलब ओवुलेशन हो चुका है। इसके अलावा हम बात करते हैं सोनोग्राफी की। हमने सोनोग्राफी उसको सजेस्ट करी फीमेल को। सोनोग्राफी में यदि 25 मिलीमीटर का ग्रेफिन फॉलिकल मिल रहा है मतलब ओवुलेशन होने वाला है। लेप्रोस्कोपी में हमें एब्डोमिनल कैविटी में ओवम मिल रहा है। प्लाज्मा में एलएच कंसंट्रेशन हमने देखा। ओवुलेशन किट भी मार्केट में अवेलेबल है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी जिसमें हमें सिक्रीटरी पैटर्न मिलता है। अब हम बात करते हैं कि दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ ओवुलेशन। तो इंडिकेटर्स का फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो हम जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें इंडिकेटर्स ऑफ ओवुलेशन की नीड क्या थी। तो हमको यदि कोई फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेकर आ रही है और हमको उसको सजेस्ट करना है कि कब वो कंसीव करने की उसकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो किस पीरियड में इंटरकोर्स करने से है, तो हम उसके लिए उसको ओवुलेशन को ट्रेस करने के लिए बोलते हैं। तो उसके लिए हमें ओवुलेशन किस टाइम पे पर्टिकुलरली हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, यदि कोई फीमेल है वो कॉन्ट्रासेप्शन चाहती है तो उसके लिए भी वो प्रेस कर सकती है, क्योंकि इस पीरियड पे यदि वो अनसेफ पीरियड होगा ओवुलेशन के टाइम, यदि उस पीरियड पे यदि वो अवॉइड करते हैं इंटरकोर्स तो कॉन्ट्रासेप्शन की तरह ये बिहेव करेगा। तो इसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कंसेप्शन एंड कॉन्ट्रासेप्शन दोनों में ही होता है। अब हम बात करते हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवम रिलीज होता है, लेकिन कुछ साइकिल्स जो होती हैं वो अनओव्यूलेटरी भी फिजियोलॉजिकली हो सकती है। तो हम बात करते हैं कब हमें अनओव्यूलेटरी साइकिल मिलती है। अनओव्यूलेटरी साइकिल मतलब जिसमें कि ओव्यूलेशन तो पॉसिबल हो रहा है लेकिन कोई ओवम रिलीज नहीं हो रहा है। मतलब ऐसी साइकिल जिसमें कि ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो रहे हैं लेकिन कोई ओवम रिलीज नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है उसको पर्टिकुलरली। तो एनओवुलेटरी साइकिल मिलती है जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, या हम बोले मिनार्की के टाइम या लैक्टेशन के टाइम पे, या फिर जस्ट बिफोर मेनोपॉज, जस्ट आफ्टर
स्टार्टिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेनार्की या जस्ट आफ्टर मेनोपॉज। तो इन सारे पीरियड्स पे जो है वो एनोबिलिटी साइकिल मिलती है। ये फिजियोलॉजिकल केसेस हैं जिसमें एनोबिलिटी साइकिल मिलती है, लेकिन कुछ फीमेल्स में जो है वो पैथोलॉजिकली भी एनोबिलिटी साइकिल मिल सकती है, जिसकी वजह से उसका कंसेप्शन पॉसिबल नहीं हो रहा होगा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही होगी। ऐसे केसेस में हम एनोबिलिटी साइकिल्स को ट्रीट करते हैं बाय गिविंग सम मेडिसिन, जिससे कि उससे ओवुलेशन पॉसिबल हो, ओवम रिलीज होना पॉसिबल हो। उसके लिए हम एक मेडिसिन देते हैं, दैट इज क्लोमिफिन। क्लोमिफिन क्या है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे बाइंड करती है और एस्ट्रोजन के कंसंट्रेशन को इनहेंस करेगी, और जिसकी वजह से एलएस सर्ज आएगा। तो ये स्टिमुलेट कर रहा है क्लोमिफिन एलएस सर्ज को, इसकी वजह से कि ओवम रिलीज हो पा रहा है, ओवुलेशन पॉसिबल हो पा रहा है। तो क्लोमिफिन जो है वो एनोबिलिटी साइकिल को ओवुलेटरी साइकिल में कन्वर्ट करती है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक क्वेश्चन आता है इंडिकेटर्स ऑफ ओवुलेशन, इसमें आपको ये सारे टेस्ट लिखना इम्पोर्टेंट है। So these all things about the ovulation. Thank you.